हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिफ्थ लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको इकोनॉमिक्स करा रहा हूं एट फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स बेसिक लेवल से लेकर हायर लेवल तक इकोनॉमिक्स कराई जाएगी, जिसके ऑलरेडी 4 लेक्चर आ चुके हैं। आप मेरे जाइए यूट्यूब चैनल पर, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा जिसमें 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अब ये फिफ्थ लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं आपको, जिसका टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म। इसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, और इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म कब हुआ और कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म के जर्नेशन है, ये तक आपको क्लियर करूंगा। क्लियर? चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम इकोनॉमिक रिफॉर्म। देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म किसी चीज को चेंज करना, दैट इज कॉल्ड अ रिफॉर्म। जब हम इकोनॉमिकल चेंजेस करते हैं, कई सारे चेंजेस करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, इसको बोलेंगे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? देखो, मैंने जैसे आपको फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में बताया था कि 3 तरह की इकोनॉमी बताई थी मैंने आपको। कौन कौन सी? सबसे पहले बताई थी नॉन मार्केट इकोनॉमी, दूसरी बताई थी मार्केट इकोनॉमी, और तीसरी बताई थी मिक्स्ड इकोनॉमी। पहले कौन सी बताई थी? मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी। दूसरी बताई थी मैंने नॉन मार्केट इकोनॉमी, और थर्ड बताई थी मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या बताई थी? मिक्स्ड इकोनॉमी। मैंने आपको तीसरी इकोनॉमी मॉडल बताया था। 3 मॉडल बताए थे मैंने आपको। अब मॉडल टू मॉडल चेंजेस होना, जैसे कोई नॉन मार्केट इकोनॉमी है उसको मार्केट इकोनॉमी में जाना है, तो दैट इज कॉल्ड अ इकोनॉमिक रिफॉर्म। दैट इज कॉल्ड अ इकोनॉमिक रिफॉर्म। क्लियर? अगर इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि वो मार्केट इकोनॉमी से नॉन मार्केट इकोनॉमी नहीं आएगा। अगर कोई भी कंट्री मार्केट इकोनॉमी से नॉन मार्केट इकोनॉमी जाता है तो उसको भी बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म। क्या बोलेंगे? उसको भी बोलेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म। समझे मेरी बात को? और मानिए कोई कंट्री मार्केट इकोनॉमी से मिक्स्ड इकोनॉमी में आती है तो वो भी कंसिडर करा जाएगा एज अ इकोनॉमिक रिफॉर्म। क्लियर? जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर मॉडल चेंज करा जाता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म। और अगर दूसरे वे में कहें हम कि जब स्टेट की डिक्लाइन करा जाए, स्टेट की पावर को, और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा वैल्यू दी जाए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एनहांस। क्या? एनहांसमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन द इकोनॉमी और रिडक्शन द रोल ऑफ द स्टेट, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म। ऑफिशियल हम क्या बोल सकते हैं? अगर हमें मॉडल बेसिस से नहीं समझना, हमको इकोनॉमी ऐसा समझना है कि जब स्टेट की पावर और स्टेट की कंट्रोल को हम रिड्यूस करके प्राइवेट इन्वेस्टर और प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा देते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म। मैं ये नहीं कहता कि नॉन मार्केट से मार्केट इकोनॉमी में आना, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म ये भी तो है कि मार्केट इकोनॉमी से मिक्स्ड इकोनॉमी में आना, दैट इज ऑल्सो अ इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म को हम किसी भी फॉर्म में बोल सकते हैं, बट एक्चुअल फॉर्म ये होता है कि जब स्टेट की पावर का कंट्रोल हम रिड्यूस कर देते हैं और प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हम बढ़ा देते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म। मैंने बताया था कि नॉन मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें स्टेट का पूरा कंट्रोल होगा, और मार्केट इकोनॉमी में क्या है कि प्राइवेट डिसाइड करेंगे एज पर द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट। प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट पूरा होगा, कंज्यूमर बेसिस होगा, प्रॉफिट मोटिव होगा। नॉन मार्केट इकोनॉमी क्या है? वेलफेयर स्टेट है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। मैंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बताई थी आपको, मार्केट इकोनॉमी, और सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या बताई थी मैंने? नॉन मार्केट इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? स्टेट का भी इंटरवेंशन और प्राइवेट का भी इन्वॉल्वमेंट। एग्जांपल इंडिया। समझ रहे हो मेरी बात को? जब किसी भी कंट्री में पॉलिसी फॉलो करी जा रही है प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी फॉलो करी जा रही है, वो क्या कहलाएगी?
वो कहलाएगी नॉन मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि इसके अंदर ओपन मार्केट नहीं है, क्लोज्ड मार्केट है। क्या है? क्लोज्ड मार्केट, कि इंपोर्ट कोई भी फॉरेन कंपनी नहीं आ सकती। कोल्ड वार क्या था समझो? कोल्ड वार में दो थे, एक वेस्टर्न कंट्री जो कि पूरी कौन थी? कैपिटलिस्ट कंट्री थी, और दूसरा क्या था? सोवियत यूनियन, वो क्या थी? सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। सोशलिस्ट इकोनॉमी कि स्टेट का पूरा कंट्रोल और वेस्टर्न कंट्रोल। इंडिया इंडिपेंडेंस हुई, इंडिया ने भी सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया कि नहीं किया? फिर मिड 1980s में थोड़ा बहुत रिफॉर्म किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, वो मैं आपको डिटेल में आगे समझाऊंगा। बट अभी मेरा ये समझाना है कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो ऐसी इकोनॉमी जो अपना इकोनॉमिक मॉडल को चेंज करे, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म। और अगर हम इसी बात को दूसरे फॉर्म में बोले कि जब अपनी स्टेट पावर को रिड्यूस कर लेती है और प्राइवेट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा देती है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है? कि जब स्टेट अपनी पावर का डिक्लारेशन कर देती है और प्राइवेट इन्वेस्टर और प्राइवेट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा देती है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म। क्लियर? वेस्टर्न कंट्रियों में क्या हुआ? वेस्टर्न कंट्री ऑल वर कौन थी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। फिर बाद में कुछ कंट्रियां मिक्स्ड इकोनॉमी भी हो गई। सबसे पहले मिक्स्ड इकोनॉमी किस में आई? फ्रांस में आई, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। समझ रहे हो मेरी बात को? कि इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है? कि जब किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक मॉडल चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म। समझ रहे हो? चलो और समझते हैं अपन इकोनॉमिक रिफॉर्म। व्हाई वी नीड इकोनॉमिक रिफॉर्म? हमें क्यों जरूरत है इकोनॉमिक रिफॉर्म की? अब देखो, सबसे पहले अपन क्या है? इकोनॉमिक मॉडल। मैंने आपको प्रीवियस ही बताया कि तीन तरह के मॉडल बताए थे मैंने। सबसे पहले एक होता है नॉन मार्केट इकोनॉमी। क्या है? नॉन मार्केट इकोनॉमी। दूसरा मॉडल कौन सा है? मार्केट इकोनॉमी। दूसरा कौन सा है? मार्केट इकोनॉमी। और तीसरा क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके मैंने फीचर बताए थे नॉन मार्केट इकोनॉमी के। नॉन मार्केट इकोनॉमी में क्या होगा? कि स्टेट का पूरा कंट्रोल होगा। क्या होगा? स्टेट का पूरा कंट्रोल होगा ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल, इवन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। क्लियर? नॉन मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी क्या होगी? कि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट प्ले मेजर रोल इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट। प्रॉफिट मोटिव होगा, गवर्नमेंट का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। नो इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट, शॉर्ट में बता रहा हूं। क्लियर? देन आफ्टर मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? इंडिया में क्या है? कि स्टेट का भी इंटरवेंशन है, वेलफेयर पॉलिसी भी प्रोवाइड करा रहे हैं गरीब लोगों को। इसके साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टर का भी इन्वॉल्वमेंट है, विद अ स्टेट गवर्नमेंट। दैट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो क्या हुआ था दोस्तों कि जब हमारा देश आजाद हुआ, या इवन कुछ भी हम बोल सकते हैं कि कई सारी जो वेस्टर्न कंट्री आती है, उन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लिया और हर चीज डिपेंड होने लगी डिमांड एंड सप्लाई पे। और एक टाइम ऐसा आया कि जब फैक्ट्रियों ने, इंडस्ट्रियों ने इतना प्रोडक्शन कर लिया और उसकी डिमांड नहीं थी उतनी। प्रोडक्शन इतना कर लिया कि उसकी डिमांड नहीं थी मार्केट में इतनी, पर वो क्या हुआ? उससे इकोनॉमी डाउन हुई। अब इसका रिक्वायरमेंट एक और ये पड़ा कि जो कंट्रियां अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट करती है और उस कंट्री में गरीबी है, उस कंट्री में पुअर लोग ज्यादा रहते हैं, तो उनको सुटेबल नहीं है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बिकॉज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी टोटली डिपेंड ऑन द प्रॉफिट मोटिव और द कंज्यूमरिज्म और दी नो वेलफेयर पॉलिसी प्रोवाइडेड टू द पुअर पीपल।
तो जो गरीब कंट्रियां थी उन वो गए सोशलिस्ट में, क्योंकि स्टेट का इंटरवेंशन जरूरी है, स्टेट ही तो प्रोवाइड करेगी उन गरीब लोगों को वेलफेयर। तो इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुई 1947 में, तो इंडिया ने क्या सोचा कि मैं अडॉप्ट करता हूं कौन सा, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट करी, अडॉप्ट करने के साथ गरीब लोगों को वेलफेयर दिया। बट इंडिया को क्या हुआ कि सोशलिस्ट इकोनॉमी एक दिक्कत आने लगी। क्या आने लगी? सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो नॉन मार्केट और सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, इसमें एक प्रॉब्लम आने लगी। क्या प्रॉब्लम आने लगी? कि स्लो ग्रोथ ऑफ द कंट्री, स्लो ग्रोथ ऑफ कंट्री मींस इसमें कंट्री की ग्रोथ बड़ी स्लो हो रही थी। सोशलिस्ट में कंट्री की ग्रोथ बहुत कम हो रही थी। और इसके अंदर एक और चीज थी कि जो क्या था कि ये लोग बाग फॉरेन कंपनी को अलाउ नहीं करते थे। तो क्या था कि जो पब्लिक कंपनी थी उनकी मोनोपोली थी, उनकी मोनोपोली थी स्टेट में। तो उससे क्या है, इकोनॉमी डाउन होते जा रही थी। देन आफ्टर इसके बाद क्या हुआ, वॉशिंगटन कंसेंसस आया। इस समय क्या बोला गया, टोटली बोला गया मार्केट इकोनॉमी। क्या बोला गया? मार्केट इकोनॉमी बोला गया। वॉशिंगटन कंसेंसस में मार्केट इकोनॉमी को ज्यादा फोकस करा गया, और वी कैन से इट फोकस ऑन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। किस पर फोकस कर गया? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर ज्यादा फोकस करा गया इसमें। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मिक्स्ड इकोनॉमी, फिर इसके बाद वॉशिंगटन कंसेंसस में क्या हुआ कि ज्यादा फोकस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर और क्या मार्केट इकोनॉमी फोकस करा गया। ऑल डिपेंड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट। सारा कुछ डिपेंड किस पर था? डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड था। समझ रहे हो मेरी बात को? बट मैंने प्रॉब्लम क्या बताई कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि स्टेट का बिल्कुल भी इंटरवेंशन नहीं था। स्टेट का थोड़ा बहुत तो इंटरवेंशन होना चाहिए ना। तो स्टेट का इंटरवेंशन क्यों रिक्वायरमेंट भी मिक्स्ड इकोनॉमी की? क्योंकि क्या है, कंपनियों ने प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर लिया और इतनी डिमांड नहीं थी। इस डिमांड की फुलफिल करने के लिए क्या हुआ, इकोनॉमी डाउन होते जानी थी। तो स्टेट का इंटरवेंशन, जैसे कीन्स आए थे, कीन्स ने बोला कि स्टेट का इंटरवेंशन इज ऑल्सो रिक्वायर इन मिड टाइम। जब इकोनॉमी डाउन हो रही हो तो स्टेट का इंटरवेंशन भी चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी कि जब इकोनॉमी डाउन हो तो स्टेट का इंटरवेंशन रिक्वायर है। स्टेट मदद करेगी कि इकोनॉमी डाउन ना हो, देश की इकोनॉमी बराबर चलती रहे। समझ रहे हो? तो दैट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी। और अगर तीनों मार्केट के बारे में और डिटेल में जानना है आपको, तो मेरे आप इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर नंबर 1 पर जाइए, जिसमें मैंने आपको तीनों इकोनॉमिक मॉडल इतने डिटेल में समझाए हैं। क्लियर? तो यहां पर इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म के ऊपर, हम बात नहीं कर रहे इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि जो मॉडल ये मार्केट और नॉन मार्केट इकोनॉमी थी, इनमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। इनमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। क्या है कि दोनों सुटेबल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कैपिटलिस्ट सुटेबल है या फिर नॉन मार्केट इकोनॉमी सुटेबल है, या फिर तो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी कंसेप्ट आया। मिक्स्ड इकोनॉमी कंसेप्ट आया। अगर कोई भी इकोनॉमी का चेंज होना इकोनॉमिक मॉडल, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब वो रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी इंडिया में, ये भी जानेंगे अपन। चलते अपन आएंगे। क्लियर? समझ गया आप कि इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों चाहिए। अब देखो इंडिया में क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत पड़ी। जैसे आप जानते हो कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। 1947 में आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ। और 1947 में इंडिपेंडेंस होने के साथ हमारे मन में एक डाउट था। क्या था कि अगर जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर राज किया, अगर ऐसे ही कोई फॉरेन कंपनी आ गई हमारे यहां पर, तो अगेन फिर हमारा देश गुलाम हो जाएगा। ये हमारे मन में डर भरा हुआ था। समझ रहे हो मेरी बात को? तो स्टेट ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इस देश को बढ़ाने के लिए। क्या लिया? इस देश की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली? स्टेट ने ली। इवन ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड ऑन दी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पीएसयू के ऊपर बना दिया कि पीएसयू बनाएंगे जो कि पूरी इकोनॉमी को चलाएंगे और वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे ऑफ द स्टेट की।
एंड प्राइस एंड ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, हाउ मच प्रोड्यूस, और कितना प्रोड्यूस करना है और कितना सप्लाई करना है, ये डिसाइड कौन करेगा? स्टेट डिसाइड करेगी। ऐसा चलता रहा। फिर धीरे धीरे हमने इकोनॉमी खोली अपनी। एक समय ऐसा आया दोस्तों कि जब हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन होती गई, क्योंकि हम पे इतनी प्रॉब्लम आ गई। एक बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ये मैं आपको आगे के लेक्चर में समझाऊंगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फिस्कल डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट की प्रॉब्लम आ गई। ये दो, फिस्कल डिफिसिट कितना हो गया? 8% ऑफ जीडीपी, और हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। हाइपर इन्फ्लेशन कितना? 13%। हाइपर इन्फ्लेशन हो गया 13%। और हमारा फॉरेन रिजर्व डाउन होते गया। सिर्फ ओनली हम पर बचा 7 डेज का फॉरेन रिजर्व बचा। मींस 7 डेज तक हम इंपोर्ट कर सकते हैं, अपनी फुलफिलमेंट को रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कोई फॉरेन रिजर्व नहीं था, हम कुछ नहीं कर सकते थे, हमारा देश डाउन होते जा रहा था। ये फिर मामला कब हुआ? और इसी के साथ एक और प्रॉब्लम आ गई 1991 में फर्स्ट गल्फ वार स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? फर्स्ट गल्फ वार स्टार्ट हो गया। और आप जानते हो कि गल्फ वार दो चीज के लिए जाना जाता है। गल्फ वार इंडिया के लिए बेनिफिट सिर्फ दो चीज के लिए, एक तो ऑयल की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, ऑयल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, और दूसरा क्या है? रिमिटेंस। क्या है दूसरा? रिमिटेंस। रिमिटेंस क्या होता है कि जो हमारे इंडियन सिटीजन जो विदेश में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, और जो फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया में भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड अ रिमिटेंस। और इंडिया सबसे ज्यादा लार्जेस्ट गेन करने वाला रिमिटेंस। कितना? अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2023 में इंडिया का फॉरेन रिजर्व था, रिमिटेंस मिला $125 बिलियन। कितना? $125 बिलियन मिला है रिमिटेंस एज पर दी वर्ल्ड बैंक इन 2023। और एस्टिमेशन लगाया जा रहा है 2024 में इंडिया को मिलेगा $135 बिलियन रिमिटेंस। और इंडिया सबसे ज्यादा रिमिटेंस कमाने वाली कंट्री है। तो जब गल्फ वार स्टार्ट हुआ तो हमारी कंट्री में दो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। एक तो ऑयल हमको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, ऑयल तो इंपोर्ट करोगे, ये तो बेसिक नेसेसिटी है। तो ऑयल इंपोर्ट करोगे, हम पे शॉर्टेज ऑफ दी फॉरेन रिजर्व है। तो शॉर्टेज ऑफ फॉरेन रिजर्व के कारण क्या हुआ कि हमको ऑयल इंपोर्ट करना पड़ा, हमारा फॉरेन रिजर्व खत्म होते जा रहा था, और हम गेन नहीं कर रहे थे, रिमिटेंस हमको मिल नहीं रहा था, क्योंकि गल्फ वार स्टार्ट हो गया था। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सारे लोग जितने भी थे वो अधिकतर आए इंडिया में, वापस आ गए, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और आ गई इंडिया के ऊपर, और रिमिटेंस कम होते गया। अब देश की इकोनॉमी डाउन हो गई। क्या हुआ? बिफोर 1991 हमारे इंडिया की इकोनॉमी डाउन होते गई। अब हमको मजबूरी में ओपन मार्केट करना पड़ा, हमारी इकोनॉमी को खोलना पड़ा है। अब वो क्यों खोलना पड़ा ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी कंडीशन थी जिसको मानना पड़ा। आईएमएफ का आप बताना, एक मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या है कि आईएमएफ एक्सटेंडेड फाइनेंशियल फंड, जिसको हम बोलते हैं ईएफएफ, ये क्या है? आईएमएफ का वी कैन से पॉलिसी है। अगर कोई भी कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को फेस कर रही है, क्या कर रही है? बैलेंस ऑफ पेमेंट की फेस कर रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को फेस कर रही है, तो उसकी आईएमएफ मदद करती है थ्रू एक्सटेंडेड फाइनेंशियल फंड से, और ऑन सम कंडीशन। अब वो कंडीशन भी जानेंगे हम, कौन कौन सी कंडीशन। क्या कंडीशन फिक्स है सर? ये कंडीशन फिक्स है? बिल्कुल नहीं है, सर्टेन नहीं है। ये कंडीशन चेंज होती रहती है एज पर दी प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री फ्रॉम द बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट से प्रॉब्लम हो रही है कंट्री को, दैट इज कॉल्ड
वो उसकी कंडीशन उसके हिसाब से बनेगी। आईएमएफ उनके ऊपर कंडीशन लगाती है, उनको ओपन करती है उनकी मार्केट को। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये प्रॉब्लम थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम आ गई। मैंने आपको बताया कितनी प्रॉब्लम आई कि सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम आई। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? करंट अकाउंट डिफिसिट, कैपिटल अकाउंट डिफिसिट, डिफिसिट होता गया, इवन फिस्कल डिफिसिट 8% पहुंच गया होता जीडीपी। इसके साथ साथ हमारा रिमिटेंस रिड्यूस हो गया, जो हम गल्फ वार के कारण हमारा रिमिटेंस रिड्यूस होते जा रहा था। इवन ऑयल इंपोर्ट करने के कारण हमारा फॉरेन रिजर्व रिड्यूस होते जा रहा था, और हम पे सिर्फ ओनली 7 दिन का फॉरेन रिजर्व बचा था। कितने दिन का बचा दोस्तों? 7 दिन का सिर्फ ओनली फॉरेन रिजर्व बचा था। 7 दिन ही हम इंपोर्ट कर सकते हैं, इसके बाद हमारे पास कोई फॉरेन रिजर्व नहीं था इंपोर्ट करने के लिए। तो हमें लोन लेना पड़ा। हमें जो कंट्रियां हैं, जो वर्ल्ड बैंक हैं, जितनी वर्ल्ड की इंटरनेशनल बैंक, उनसे लोन मांगना पड़ा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम आ रही है। तो आईएमएफ के पास गए, एक्सटेंडेड फाइनेंशियल फंड से मदद मांगी, बट वो मदद एक कंडीशन पे थी। बड़े बड़े लीडर क्या था उस टाइम, आप जानते हो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। कौन थे? मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। बट क्या था? कॉलिजन गवर्नमेंट थी, किसी भी गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं थी। तो क्या डिसीजन लेना, ये बहुत बड़ा डिसीजन लेना, इकोनॉमिक मॉडल को चेंज करना, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। इसके लिए बड़ा कंसेंसस चाहिए। क्या चाहिए? बड़ा कंसेंसस चाहिए। तो क्या कंसेंसस स्टार्ट हुआ, कंसेंसस स्टार्ट हुआ, और इसमें बोला गया कि इकोनॉमिक मॉडल को चेंज करें। तो कई सारी पार्टियों ने इसका क्रिटिसिज्म किया, इसका क्रिटिसिज्म किया कि नहीं, इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ऑन द पुअर पीपल, ऑन द पुअर पीपल। इनका कहना था कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो एंटी पुअर है, वो एंटी पुअर है और प्रो रिच है। क्या है? प्रो रिच है। समझ रहे हो? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगर हम मार्केट खोलते हैं, हमारे देश की हालत खराब थी उस टाइम भी, तो क्या हुआ? इसका नेगेटिवली इफेक्ट पड़ेगा किस पर? जो गरीब लोग हैं, प्रो, जो कि रिच है वो तो प्रो रहेंगे, और जो पुअर पीपल है तो एंटी पुअर। वी कैन से कैपिटलिस्ट इज एंटी पुअर पॉलिसी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये बात ध्यान रखना। तो कई सारे लीडर, तो अभी गवर्नमेंट ने बोल्ड डिसीजन लिया और आईएमएफ से बोला कि आप बताइए कौन कौन सी कंडीशन हमको फॉलो करना है, हमें अपनी इकोनॉमी को ओपन करना है। क्या करना है? इकोनॉमी को ओपन करना है, और इसमें आपको बताऊंगा कौन कौन से पॉइंट हमने क्या किया। फिर तो आईएमएफ ने इनको रिकमेंडेशन दिया। क्या रिकमेंडेशन दिया? तो सबसे पहला रिकमेंडेशन था कि आप अपनी जो रुपए की डिवैल्यूएट करिए, उसकी जो वैल्यू है उसको रिड्यूस करिए अगेंस्ट डॉलर, अगेंस्ट यूएस डॉलर। कितना? 22% रिड्यूस करिए, 22% रिड्यूस करिए 2 फेज में। कितने फेज में? 2 फेज के अंदर अपने रुपए की वैल्यू को रिड्यूस करिए अगेंस्ट डॉलर, डिवैल्यूएट करिए, डिवैल्यूएशन करिए रुपये का। क्लियर? तो कितना? 22-21 रुपए था, उससे 27 रुपए पर यूएस डॉलर करना है। कितना? 21 था, उसको 27 करना है, 27 रुपीज पर सिंगल यूएस डॉलर। इतना आपको सबसे पहले ये काम करना है। दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन है ड्रास्टिक रिडक्शन इन द पीक इंपोर्ट टैरिफ फ्रॉम द प्रिवेलिंग परसेंटेज टू 30%, प्रिवेलिंग 130%। कितना? 130%। इसमें शायद मिस हो गया, 130%। क्या था कि हमारे इंडिया में उस टाइम कस्टम ड्यूटी थी 130%। हम इंपोर्ट, कोई भी कंट्री अगर इंपोर्ट करना है तो उसको 130% टैक्स देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा ऑन द बॉर्डर एरिया, ऑन द बॉर्डर एरिया। इफ एनी कंपनी इंपोर्टेड एनी प्रोडक्ट, 130% हमारे यहां पर कस्टम ड्यूटी थी। अब दूसरी कंडीशन ये बोली गई कि जो आपकी कस्टम ड्यूटी है 130%, उसको रिड्यूस करके कर दिए 30%। कितने कर दिए? 30% कर दीजिए। अब इससे लॉस भी होगा, इससे क्या होगा कि लॉस होगा गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के फंड का लॉस होगा, टैक्स का लॉस होगा। तो क्या है, इसकी भरपाई कैसे करना है आपको? इसकी भरपाई आपको 20% रेवेन्यू जो कस्टम कट हुई है उसको एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी है।
कितनी बढ़ानी है? 20% आपको एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी है टू फुलफिल द, जो आपका लॉस हुआ है कस्टम ड्यूटी से रिडक्शन से, उसको 20% आपको एक्साइज ड्यूटी बढ़ाओगे तो आप इसको ओवरकम कर लोगे। क्या कर लोगे? ओवरकम कर लोगे। तो ये 3 कंडीशन समझ में आ गई। 3 कंडीशन क्या थी? सबसे पहली कंडीशन ये थी कि जो कस्टम ड्यूटी आपकी 130% लग रही है उसको 30% कर दीजिए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अपने रुपये का डिवैल्यूएशन करिए, अगेंस्ट यूएस डॉलर 21 रुपए था उससे 27 रुपए करिए और 2 फेज में करिए। समझ लो। तीसरी कंडीशन क्या थी कि 20% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दीजिए, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दीजिए। जो आपका कस्टम ड्यूटी का लॉस हो रहा है उसको फुलफिल करने के लिए आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिए 20%। ये 3 कंडीशन लगाई, तब एक्सटेंडेड फाइनेंशियल फंड से आईएमएफ ने इंडिया को फंड दिया। समझ लो, तब फॉरेन रिजर्व जाए। 3 कंडीशन को फुलफिल करना पड़ा इंडिया को। अब समझते हैं हम कौन कौन से रिफॉर्म करें इंडिया में। देखो, रिफॉर्म मेजर, अब कौन कौन से रिफॉर्म करें? तो सबसे पहला मेजर लिया मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेजर। अब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेजर क्या होता है? कि लोगों की डिमांड को एनहांस करना, डिमांड को एनहांस करना एज इंटरनल बेसिस पर एज वेल एज एक्सटर्नल बेसिस पर, एज वेल एज इंटरनल और एक्सटर्नल पर डिमांड को एनहांस करना। अब डिमांड एनहांस कैसे होगी कंट्री में? डिमांड एनहांस कैसे होगी कंट्री के अंदर? तो डिमांड एनहांस ऐसे होगी, जब डिमांड एनहांस कैसे होगी? जब लोगों को जॉब मिलेगी, जब लोगों की परचेसिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी तो उनकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ती जाएगी? जब लोगों की परचेसिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी तो उनकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी साथ साथ में, और परचेसिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी तो डिमांड ही बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें इंटरनल जो लोग हैं उनकी सबसे पहले डिमांड बढ़ाना है। अब डिमांड कैसे बढ़ेगी? बाय प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट। जब आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, उनकी सैलरी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। दूसरा कैसे? एनहांस दी लिक्विडिटी, एनहांस दी लिक्विडिटी इन मार्केट, मार्केट में लिक्विडिटी को एनहांस कर दीजिए। दूसरी कंडीशन, तभी डिमांड बढ़ेगी। तो सबसे पहला क्या? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कौन सी मेजर, कौन सा लिया? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेजर लिया। समझ गए? इसमें क्या था? डिमांड बढ़ाना है। समझ गए? अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर, ये क्या है? सप्लाई को बढ़ाना। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर किसमें? इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज करना जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़े और सप्लाई बढ़ जाए मार्केट के अंदर। अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी तो बढ़ना चाहिए ना। क्या समझ रहे हो मेरी बात को? अगर डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, जो कि प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। तो उसको इक्विलिब्रियम करने के लिए सप्लाई भी बढ़ाना जरूरी है। तो इंडस्ट्री की सप्लाई को एनहांस करना जिससे डिमांड का फुलफिलमेंट हो सके। सप्लाई कैसे बढ़ेगी? सप्लाई ऐसे बढ़ेगी जब इंडस्ट्री में लेबर ज्यादा होगी, जब वो सप्लाई ज्यादा करेगी तो डिमांड का फुलफिलमेंट होगा। तो 2 तरह के मेजर लिए गए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेजर और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। एक क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेजर में क्या है? डिमांड को एनहांस किया, और दूसरा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर में सप्लाई को एनहांस किया। याद रखोगे? याद रखोगे? चलते अपन आगे। आगे है एलपीजी। अब 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ तो आपने कई बार सुना होगा एलपीजी के बारे में। एलपीजी गैस नहीं है, इट इज अ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और कई बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं कि सर व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हमको बहुत सिंपल तरीके समझा दीजिए। तो आज मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा और इतने सिंपल तरीके समझाऊंगा एक लाइव एग्जांपल के जरिए कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, कि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। समझ रहे हो मेरी बात को? पहले आप 3 चीज याद रख लीजिए। लिबरलाइजेशन क्या है? डायरेक्शन, इट इज अ डायरेक्शन। प्राइवेटाइजेशन पाथ, और ग्लोबलाइजेशन गोल है। क्या है? इट इज अ गोल। अब देखो, एक पर्सन है, वैसे मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं,
थोड़ा देखना, ठीक है। ये इसके पैर है, क्लियर। ये बंदे को ऐसे जाना है, क्लियर। ये इसका गोल है, इसका गोल है। गोल क्या है यहां पर? ग्लोबलाइजेशन। क्या है? ग्लोबलाइजेशन। और ये जो रास्ता है क्या है? ये पर्सन को जाना है, इवन हंस रहा है, देखो हंस रहा है, ठीक है। ये पर्सन को जाना है, तो इवन इसका जो डायरेक्शन होगा, इट इज डायरेक्शन जो होगा ये होगा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन। और जो ये पाथ बना है, ये डायरेक्शन तो बता रहा है अपन को, ऐसे मुड़ना है, फिर ऐसे मुड़ना है, ऐसे मुड़ना है, तो इसको लिबरलाइजेशन। और जो पाथ है, पाथ दैट इज कॉल्ड ना, वी कैन से प्राइवेटाइजेशन। क्या है? प्राइवेटाइजेशन। समझ गए मेरी बात को? ये तीन कंसेप्ट याद रखोगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तीन कंसेप्ट हमेशा आपको याद रहेंगे। अब हम डिटेल में समझेंगे सिंगल बाय सिंगल, क्लियर। ये रफ डायग्राम के थ्रू समझाया है, बस डायरेक्शन, पाथ और गोल को याद रखना, तो एलपीजी पूरा समझ में आ जाएगा, क्लियर। अब समझाता हूं लिबरलाइजेशन क्या होता है। क्या है लिबरलाइजेशन? देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब ये होता है, ऑफिशियली देखा जाए, स्टेट के कंट्रोल को रिडक्शन कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? स्टेट के कंट्रोल को रिडक्शन कर दिया जाए और प्राइवेट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? स्टेट का कंट्रोल कम कर दिया जाए और प्राइवेट का पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया जाए। तो लिबरलाइजेशन भी यही है। क्या है लिबरलाइजेशन में? क्या है कि स्टेट को डीरेगुलेट कर दिया जाए, वी कैन से डीरेगुलेट कर दिया जाए, क्लियर। समझ में आ रहा है मेरी बात को? स्टेट की पावर को रिड्यूक्शन कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए ये पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में क्या है कि आपको मालूम है इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है 100%, गवर्नमेंट का कंट्रोल है 100%, और शेयर जो होल्ड करी है वो गवर्नमेंट ही होल्ड करी है 100%। अब लिबरलाइजेशन में क्या होगा कि प्राइवेट का इन्वॉल्वमेंट इसमें पीएसयू में कर दिया जाए, प्राइवेट का इन्वॉल्वमेंट कर दिया जाए, गवर्नमेंट के कंट्रोल को रिडक्शन कर दिया जाए, गवर्नमेंट का कंट्रोल रिड्यूस कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड अ लिबरलाइजेशन। जब हम स्टेट के कंट्रोल को रिड्यूस कर देते हैं और प्राइवेट के पार्टिसिपेशन को एनहांस कर देते हैं, प्राइवेट के पार्टिसिपेशन को एनहांस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। क्या है? स्टेट के कंट्रोल को रिड्यूस कर देते हैं और प्राइवेट के पार्टिसिपेशन को एनहांस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। समझे मेरी बात को कि व्हाट इज लिबरलाइजेशन? एलपीजी मैंने समझा दिया। अब हम आते हैं प्राइवेटाइजेशन पर। देखो ये डायरेक्शन है, ये मैंने सिर्फ ओनली डायरेक्शन बताया है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा तो आपका एलपीजी जो लिबरलाइजेशन है वो हो जाएगा। समझ गए? ये डायरेक्शन है। अब हम पाथ को फॉलो करेंगे, समझे? ये मैंने बताया है सिर्फ डायरेक्शन, ऐसा करोगे तो लिबरलाइजेशन होगा। समझ लो, ऐसे डायरेक्शन में आपको जाना है तो ये आपका लिबरलाइजेशन होगा। समझ आ रहा है? डायरेक्शन क्या होगा कि स्टेट के कंट्रोल को रिड्यूस करना है और प्राइवेट के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है। अब हम पाथ को फॉलो करेंगे। पाथ क्या? अब उसको एग्जीक्यूट करेंगे। क्या करेंगे? उसको एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ प्राइवेटाइजेशन। पाथ को फॉलो करना। प्राइवेटाइजेशन क्या है? प्राइवेटाइजेशन क्या है कि मैंने क्या बताया, कोई भी कंपनी है, एक कंपनी है, मैंने बताया कि उसमें 100% कंपनी है, 100% शेयर है उसमें गवर्नमेंट के। क्या है? 100% शेयर है गवर्नमेंट के। अब क्या करना है कि 100% शेयर में से हमें प्राइवेट को शेयर बेचना है। क्या करना है? प्राइवेट को शेयर बेचना है। समझ लो मेरी बात को? तो प्राइवेट को शेयर बेचेंगे तो मान लीजिए इसमें 3 मॉडल होते हैं, प्राइवेटाइजेशन में भी 3 मॉडल होते हैं। या तो आप 100% पूरा बेच दो प्राइवेट को, या तो आप 100% पूरा बेच दो, फुल प्राइवेट को पार्टिसिपेशन दे दो। मतलब पूरा कंट्रोल प्राइवेट कर ले किसी भी कंपनी पे जो कि स्टेट होल्ड करी थी। समझ में आया मेरी बात को कि जब प्राइवेट पूरे शेयर ले लेती है 100%, एक मॉडल तो ये हो गया। दूसरा मॉडल क्या होता है कि जब गवर्नमेंट होल्ड कर ले मोर देन 51% और
49% शेयर दे दे प्राइवेट को। अब ये मॉडल क्या हुआ सर, कंपेयर क्या हुआ, तो इसमें जो ओनरशिप रहेगी कंपनी की, ओनरशिप रहेगी, वो होल्ड कौन करेगा, वो गवर्नमेंट होल्ड करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट पर शेयर मोर देन 50% है, गवर्नमेंट पर शेयर मोर देन 50% है, तो इसकी ओनरशिप कौन होल्ड करा है, गवर्नमेंट होल्ड करी है। तो दूसरा मॉडल समझ में आ गया। पहला मॉडल क्या है कि पूरी ही वी कैन से शेयर वैल्यू और 100% शेयर हम जब प्राइवेट को दे देते हैं, तो वो पहला मॉडल है। दूसरे मॉडल में जब गवर्नमेंट 50% शेयर से ज्यादा होल्ड करती है, दैट इज कॉल्ड ओनरशिप गवर्नमेंट पर रहेगी। और तीसरा मॉडल है जब गवर्नमेंट लेस देन 50% होल्ड करिए और प्राइवेट को दे देती है, तो वो ओनरशिप किस पर चली गई, प्राइवेट पर चली गई। किस पर चली गई, प्राइवेट पर इसकी ओनरशिप चली गई। अब कौन है इसका ओनर, प्राइवेट इसका ओनर है। तो हमने पाथ फॉलो कर लिया। डायरेक्शन मैंने बताया कि आपको ऐसे से जाना है, आप कहीं मत जाना, ठीक है। जैसे किसी ने मुझसे पूछा, एक आदमी है मुझसे पूछा है कि सर बताइए मुझे थोड़ा मंदिर जाना है, आपके पास में कोई मंदिर है क्या। तो मैंने उसको बताया, मैंने उससे बोला कि आप स्ट्रेट जाना, देन लेफ्ट टर्न लेना, देन राइट टर्न लेना, आपको वहीं मंदिर मिल जाएगा। क्लियर, वहीं रिलीजियस प्लेस आपको मिल जाएगी। ये मैंने उसको बता दिया, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। जब मैंने उसको डायरेक्शन बता दिया, अब वो पाथ फॉलो कर करके मंदिर जा रहा है, वो पाथ को फॉलो करके मंदिर जा रहा है और मंदिर पहुंच गया, वो क्या है, प्राइवेटाइजेशन। और मंदिर क्या है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ, जब कंट्री आपस में कनेक्ट हो गई, क्योंकि दूसरी कंट्री की फॉरेन कंपनी दूसरी कंट्री में आके इन्वेस्ट करने लगी, तो दोनों कंट्री जुड़ गई, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, तीसरा क्या है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज। तो पूरी तरह समझ गए, एलपीजी कभी नहीं भूलोगे, डायरेक्शन, पाथ और गोल। मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, हमेशा याद रखना, किसी भी पर्सन को रिलीजियस प्लेस पर जाना है तो उसको डायरेक्शन बताना, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। और जो पाथ फॉलो करके वो रिलीजियस प्लेस पहुंच गया, उसको बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन। और जो रिलीजियस प्लेस है वो ग्लोबलाइजेशन है। गोल क्या है, मुझे जाना कहां पर है, रिलीजियस प्लेस पर, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। समझ गए मेरी बात को। तो कभी नहीं भूलोगे कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। अब इसमें क्या होगा, पीपल टू पीपल टाइज होगा, पीपल टू पीपल टाइज होगा, दोनों कंट्रियों के बीच में ट्रेड होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, तो इंटीग्रेशन हो गया। फॉरेन विजिट होगी, लेबर फोर्स जाएगी एक दूसरे कंट्री में, तो वो ग्लोबलाइजेशन हो गया। समझ गए मेरी बात को। मंदिर के उसने दर्शन कर लिए, भगवान के दर्शन कर लिए, तो वो ग्लोबलाइजेशन हो गया। वो गोल पर पहुंच गया दर्शन करके, तो क्या मतलब, उसका ग्लोबलाइजेशन हो गया। समझ गए मेरी बात को। कभी मत भूलना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डायरेक्शन, देन आफ्टर पाथ, देन आफ्टर गोल, दैट इज कॉल्ड एलपीजी। क्लियर, चलते अपन आगे। देखो अब जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब देखो इसमें कई सारी जनरेशन भी आई, इंडिया के अंदर भी कई सारी जनरेशन आई इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए, क्योंकि सबसे पहली जो जनरेशन थी वो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म थी। उसमें किया क्या, तो देखो सबसे पहली फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जो हुई थी वो 1991 से स्टार्ट हुई 2000 तक। फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म में 1991 से लेकर 2000 तक फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म चली। अब फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म में सबसे पहला रिफॉर्म करा प्रमोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को कैसे प्रमोशन करा, डी रिजर्वेशन कैसे कि हमने क्या किया था कि कई सारे जो कंपनियां थी, कई सारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने सिर्फ ओनली स्टेट को ही रखा था कि रिजर्व है, सिर्फ ओनली स्टेट इसको बना सकती है और कोई नहीं बना सकता, इसका प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इसमें प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता। समझ गए मेरी बात को। तो डी रिजर्वेशन उसको हटाइए, कंपनियों कम किया कि अब इन प्रोडक्ट पर प्राइवेट इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है, इन चीजों पर इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है, प्राइवेट, पब्लिक अकेले पर पावर नहीं रहेगी, तो डी रिजर्वेशन।
दूसरा, डीलाइसेंस ऑफ द इंडस्ट्री। पहले क्या था, किसी भी इंडस्ट्री को बनाने के लिए, सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट से बड़ा ही दिक्कत पड़ती थी लाइसेंस लेने के लिए। लाइसेंस उसको चाहिए तो गवर्नमेंट को, पहले तो उस टाइम बहुत करप्शन वप्शन भी था तो करप्शन देना पड़ता था, इवन मतलब बहुत ज्यादा लाइसेंस आप लेने के लिए आपको बड़ी प्रॉब्लम पड़ती थी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो डीलाइसेंसिंग करी कि इंडस्ट्री को जल्दी लाइसेंस मिल जाए। अबॉलिशन ऑफ एमआरटीपी है लिमिट। एमआरटीपी लिमिट क्या थी कि मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। क्या था एमआरटीपी? क्या था? मोनोपोलिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। ये क्या था कि अगर किसी भी कंपनी कोई भी मोनोपोली नहीं कर सकती, इसके लिए एक्ट था कि उसमें क्या था कि लिमिट होगी, इतने लिमिट तक इन्वेस्ट कर सकती है। तो क्या अबॉल्यूशन ऑफ एमआरटीपी की लिमिट बढ़ा दी कि वो ज्यादा पैसे का भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है प्राइवेट कंपनी। क्लियर? समझ गए? देन आफ्टर अबॉल्यूशन ऑफ कंपल्सन ऑफ द फेस प्रोडक्शन। फेस प्रोडक्शन क्या है कि ऐसे कुछ प्रोडक्शन थे जो सिर्फ ओनली स्टेट करती थी, पर प्राइवेट को भी इन्वॉल्वमेंट दिया इसके अंदर। क्लियर? देन आफ्टर कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू शेयर। जैसे किसी भी कंपनी ने लोन लिया या फिर कुछ लिया, लोन लिया, अब उसको पटा नहीं पा रही है, उसका इंटरेस्ट नहीं दे पा रही है या फिर प्रिंसिपल नहीं दे पा रही है, तो जिस कंपनी ने लोन दिया उसको, तो वो शेयर में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, उस कंपनी के वो शेयर खरीद लेगा। क्लियर? देन आफ्टर एनवायरमेंट लॉ फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए पहले एनवायरमेंट ले लेना बड़ा डिफिकल्ट होता था, तो क्या उसको सिंप्लीफाई कर दिया कि एनवायरमेंट लॉ जितने भी हैं, एनवायरमेंट आपको क्लियरेंस जल्दी मिल जाएगा। क्लियर? देन आफ्टर पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म। क्या है पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म? पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म क्या है कि मैंने आपको बताया था क्या बताया था कि डी रिजर्वेशन, जितनी भी जो पीएसयू थी और कंपनी थी उनमें प्राइवेट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दिया। दूसरा क्या है कि जितने भी पीएसयू थे और जितनी भी कंपनियां थी उनमें प्राइवेट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दिया, और शेयर वैल्यू भी सेल करना स्टार्ट कर दी प्राइवेट कंपनियों को, तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गया किसमें? और कंपनी में, इंडिया की। क्लियर? फर्स्ट जनरेशन। दूसरा पढ़ते हैं। नेक्स्ट आफ्टर एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको बताया था कि क्या है इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब ही क्या है कि मार्केट को ओपन करना। क्या करना? मार्केट को ओपन करना। अब मार्केट ओपन कैसे होगी? जब हम इंपोर्ट करेंगे और दूसरी कंपनी को अलाउ करेंगे कि वो हमारी मार्केट में आके अपना प्रोडक्ट को बेच सके। मैंने आपको बताया था कि जो आईएमएफ थी उसने कंडीशन लगाई थी। क्या कंडीशन लगाई थी? कंडीशन ये लगाई थी कि आपको जो कस्टम ड्यूटी आपकी 130% है उसको रिडक्शन करके 30% कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 130% से जो कस्टम ड्यूटी है उसको 30% कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, जो बाहर की कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट को ला सकती हैं, उससे कंपटीशन बढ़ेगा। समझ लो मेरी बात को? इससे क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा। इंपोर्ट की कस्टम ड्यूटी कम करना और उसके प्रोडक्ट को हमारे मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाना, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिफॉर्म। समझ लो मेरी बात को? और क्या रिफॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर अपन? क्लियर? तो ये एक्सटर्नल रिफॉर्म है, ट्रेड को एनहांस करना। क्लियर? ट्रेड को एनहांस करना। क्लियर? कैसे? बाय रिड्यूसिंग द कस्टम ड्यूटी ऑन द इंपोर्ट, और वो जो फॉरेन कंट्री का प्रोडक्ट है वो हमारी कंट्री में आ सकता है, हमारी मार्केट में आ सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। समझ गए मेरी बात को? चलते अपन आगे। नेक्स्ट रिफॉर्म क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल क्या है? बैंकिंग रिफॉर्म हुआ। क्लियर? इंश्योरेंस रिफॉर्म हुआ, म्यूचुअल फंड रिफॉर्म किया, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। समझ गए? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या किया कि बैंकिंग रिफॉर्म किया, इंश्योरेंस रिफॉर्म किया और म्यूचुअल फंड रिफॉर्म किया, दैट इज अ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। देन टैक्स रिफॉर्म। देखो मैंने आपको बताया था अभी आईएमएफ के क्या थे डिसीजन, क्या कंडीशन लगाई थी कि टैक्स में रिडक्शन करिए। अब टैक्स में रिफॉर्म कैसे हुआ? सिंप्लीफाई द फिलिंग ऑफ टैक्स
सिंप्लीफाई करना टैक्स को, क्लियर, टैक्स के फॉर्म को सिंप्लीफाई करना कि जैसे हर आदमी टैक्स भर सके, दैट इज कॉल्ड द मेन मोटिव, दैट इज ऑल्सो टैक्स रिफॉर्म, क्लियर। टैक्स को कम करना, कस्टम ड्यूटी कम करी थी, 130% थी कस्टम ड्यूटी बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म, और एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसको 130% से कितना कर दिया, 30%। याद रखोगे, ये होगा टैक्स रिफॉर्म। चलते अपन नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट सेकंड जनरेशन रिफॉर्म। अब सेकंड जनरेशन रिफॉर्म में क्या किया, 2000 से स्टार्ट हुआ और 2001 तक चला। ये है ना कि सेकंड रिफॉर्म चलते जा रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। 2000 से और 2001 से स्टार्ट हुआ और ऑनवर्ड अभी तक चालू है। इसमें कौन कौन से रिफॉर्म लिए, फैक्टर मार्केट रिफॉर्म। फैक्टर मार्केट रिफॉर्म क्या है, ये क्या है, एपीएम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म क्या है, कि देखो आपको याद होगा कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे मार्केट में जिनकी प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। क्या थे, कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी मींस लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का सिलेंडर, इसकी प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, आपको पता होगा। तो वो किसके अंदर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म में थे। मींस इसकी प्राइस गवर्नमेंट पहले डिसाइड करती थी, गवर्नमेंट कितनी प्राइस रखी जाएगी। बट आफ्टर सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म में इसकी प्राइस को भी गवर्नमेंट ने मार्केट बेस कर दिया। क्या कर दिया, मार्केट बेस कर दिया, इसकी भी प्राइस को मार्केट बेस कर दिया। समझ गए मेरी बात को। तो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म में क्या किया कि जो प्रोडक्ट की प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी वो भी मार्केट बेस कर दी, वो भी मार्केट बेस कर दी सेकंड रिफॉर्म में। क्लियर, चलते हैं और क्या करा सेकंड जनरेशन रिफॉर्म में, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म में क्या किया, आपको मालूम है कि जो पब्लिक सेक्टर थे उसमें और प्राइवेट का इन्वॉल्वमेंट किया। समझो मेरी बात को। और क्या किया पब्लिक सेक्टर के साथ, और क्या किया, इवन इसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी किया। पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म क्या किया कि उनको फ्रीडम दिया, फ्रीडम दी, ऑटोनॉमी दी, ऑटोनॉमी, और जो पीएसयू थे उनको फ्रीडम और ऑटोनॉमी दी कि वो किसी भी कंपनी के साथ मर्जर कर सकते हैं, किसी के संग टायर अप भी कर सकते हैं, टायर भी हो सकते हैं, किसी भी कंपनी के साथ जुड़ भी सकते हैं, और अपनी सब्सिडीज कंपनी भी कहीं भी सेटअप कर सकती है। क्लियर, जो पब्लिक सेक्टर थे उनको फ्रीडम दिया, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जिसको आप बोलते हो ना कि महारत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देना। महारत्न कंपनी जो होगी उस पर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ज्यादा होगी, वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल उस पर कम होगा, उसको ऑटोनॉमी उस पर ज्यादा होगी। और जो नवरत्न कंपनी है उस पर पावर ऑटोनॉमी की कम होगी एज कंपेयर टू महारत्न कंपनी। समझ गए मेरी बात को। तो पब्लिक सेक्टर फॉर्म में क्या किया कि जो पीएसयू थे उनको फ्रीडम दी, ऑटोनॉमी दी इन द टर्म ऑफ फाइनेंशियल, टेकिंग द डिसीजन ऑफ द मर्जर, किसी भी कंपनी से मर्ज कर सकते हैं, किसी भी कंपनी फॉरेन कंपनी से टाई अप कर सकते हैं। ये हुआ पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म इन सेकंड जनरेशन रिफॉर्म में। क्लियर। देन आफ्टर दूसरा क्या है, दूसरा है रिफॉर्म इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन। कौन कौन से, जैसे जो कानून थे, जैसे मैंने बताया था उस टाइम आईपीसी और सीआरपीसी थे, अब तो हालांकि चेंज हो गए, कंपनी एक्ट, इसमें कई सारे चेंजेस करे, रिफॉर्म करे एज पर द डिमांड ऑफ द प्रेजेंट के हिसाब से कई सारे चेंजेस करे उनकी डिमांड के हिसाब से। समझ गए मेरी बात को। देन आफ्टर लीगल सेक्टर रिफॉर्म, लीगल सेक्टर रिफॉर्म में वही है जितने भी आईपी, सीआरपीसी और कंपनी एक्ट में चेंज करें। रिफॉर्म इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जितनी भी बॉडियां हैं उनके अंदर भी चेंजेस करे। देन आफ्टर रिफॉर्म इन क्रिटिकल एरिया, रोड का चेंजेस, रोड बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, एनर्जी सेक्टर को एनहांस करना। क्लियर, ये सारे जितने भी वी कैन से क्रिटिकल एरिया हैं उनको एनहांस करना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म। क्लियर, चलते अपन आगे। देन आफ्टर थर्ड जनरेशन रिफॉर्म, ये भी स्टार्ट हुआ 2000 से लेकर 1 से लेकर ऑनवर्ड, ये भी 2000 और 2001 से स्टार्ट हुआ और हमेशा भी चल ही रहा है। पर ये थर्ड जनरेशन रिफॉर्म है ना,
ये क्या है, जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। ये क्यों आया था कि लोकल बॉडी थी, लोकल बॉडी कौन कौन सी, पंचायती राज और म्युनिसिपल, म्युनिसिपल कौन सी, एक अर्बन लोकल बॉडी, एक रूरल लोकल बॉडी, इसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला था। क्या मिला था, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया था बाई अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। समझ गए मेरी बात को। तो क्या हुआ कि इसका मेन मोटिव था थर्ड जनरेशन का कि वी कैन से डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, तो मैंने आपको इकोनॉमिक प्लानिंग, अगर आपने मेरा 4th लेक्चर देखा है तो मैंने आपको प्लानिंग में बताया कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। अब मैं थोड़ा बता देता हूं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो ग्रासरूट लेवल का आदमी है, लोकल लेवल है या लोकल बॉडी है, जो थर्ड टायर है, वो पार्टिसिपेट कर सके इन द डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग में। क्लियर, किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी में वो पार्टिसिपेट कर सके, उनको भी पावर मिल सके, पार्टिसिपेशन एनहांस करना पार्टिसिपेशन का। क्लियर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, क्या है डिवोल्यूशन ऑफ पावर, कि सेंटर से और पावर डिवोल्यूट होना स्टेट में और स्टेट डिवोल्यूट करे लोकल बॉडी को पावर। समझ रहे हो मेरी बात को। तो डिसेंट्रलाइजेशन लोकल पीपल को अलाउ करना कि वो भी पार्टिसिपेट करें इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट। दैट क्लियर। थर्ड जनरेशन क्या है, थर्ड जनरेशन रिलेटेड टू द लोकल लेवल पार्टिसिपेशन, लोकल लेवल पार्टिसिपेशन। क्लियर, समझ गए मेरी बात को। लोकल लेवल पार्टिसिपेशन थर्ड जनरेशन रिफॉर्म। और फोर्थ जनरेशन रिफॉर्म, हालांकि ये रिफॉर्म एक ऑफिशियल नहीं है बट मान रहे हैं, ठीक है, बोल रहा हूं मैं फोर्थ जनरेशन रिफॉर्म, ऐसा लिखा हुआ है। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का इंडिया में यूज करना, दैट इज कॉल्ड अ फोर्थ जनरेशन रिफॉर्म। आपने एक और चीज देखी होगी, जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन रिफॉर्म, ये तीनों जनरेशन रिफॉर्म एक ही ईयर में स्टार्ट हुए हैं। कब स्टार्ट हुए हैं, 2000 से और 2001 तक, और अभी तक चल रहे हैं। तो फोर्थ जनरेशन रिफॉर्म इज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और इवन वी कैन से यूजिंग द टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट सेक्टर और इन द कंट्री। कंप्यूटर, लैपटॉप टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड, ये क्या है, इसका यूज करना, दैट इज कॉल्ड द जनरेशन रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म ये भी तो है ना। क्लियर, तो आप पूरी तरह समझ रहे होंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म और इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म कैसे हुआ। क्लियर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। और अब आपको एक काम करना है, अगर आपने वीडियो नहीं सुने मेरे, तो अभी जाइए प्रीवियस वीडियो देखिए, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक इतनी स्ट्रॉन्ग करना है। मेरा एक ही मोटिव है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग करना है कि आपका एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो। अब मिलेंगे हम 6th लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।